नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली 27 अगस्त 2025 यानी कल से यूएस ने जो हमारे ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाए हुए हैं वो लागू हो जाएंगे। इसी को लेकर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की तरफ से काफी बयान आ रहे हैं कि उन्होंने ये टैरिफ क्यों लगाए हैं। हमारी तरफ से भी बयान जा रहे हैं, जैसे मिस्टर जयशंकर हैं, हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी हैं, इन लोगों ने भी बयान दिया हुआ है कि वी आर नॉट गोइंग टू मतलब हम लोग भी झुकेंगे नहीं, हम लोग एडिशनल प्रेशर नहीं झेलेंगे अमेरिका का। तो ये सब बयानबाजी के बीच में कुछ जो है जो यूएस स्पोक पर्सन है उनका भी बयान आ गया कि दिस इज नॉट अ टैरिफ, दिस इज अ सैंक्शन। सो बहुत सारी बयानबाजी चल रही है, बट रियल मुद्दा ये है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो पूछने बनते हैं कि हम जो है इस टैरिफ को लेके कितने एक्सपोज्ड हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, दूसरा हम कितने एक्सपोज्ड हैं, मतलब कितना असर पड़ेगा इस टैरिफ को लेकर जो है हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर कितना असर पड़ेगा, कौन कौन से सेगमेंट के ऊपर असर पड़ेगा, हम किस तरह से पोजिशन हैं अपने इसको टैरिफ को एब्जॉर्ब करने के लिए, और क्या कहते हैं जिन सेक्टर्स के ऊपर असर पड़ेगा वो कितने एक्सपोज्ड हैं इस पर्टिकुलर टैरिफ को लेकर। तो आप देखेंगे कि अगर हम बात करें तो टैरिफ का क्या है, पहले ही हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लग चुका है और उसको इन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ बोला था कि आप हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो वी आर गोइंग टू पुट एडिशनल 25% टैरिफ, जो उन्होंने पहले लगाया था। और कल यानी 27 अगस्त को एक एडिशनल टैरिफ लगने वाला है 25% का, जिसका मेन फोकस ये है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि दे आर पुटिंग दिस टैरिफ फॉर रीजन ऑफ इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल, मतलब इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है, उसकी वजह से यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो उसके लिए एडिशनल टैरिफ लग रहे हैं इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो ये टोटल टैरिफ जो इंडिया के ऊपर आएगा 50% आ जाएगा। तो हमारा पहला जो सवाल था कि इंडिया को जो है क्या कहते हैं, एक चीज और बता दें कि इंडिया जो एनालिस्ट है, एनालिस्ट बेसिकली जो है अगर आप रेटिंग देखेंगे तो रेटिंग जो है ऑलरेडी इंडिया की बढ़ रही है, मतलब टैरिफ और सैंक्शंस लगने के बाद भी जो रेटिंग फर्म्स हैं उन्होंने इंडिया के रेटिंग्स को बढ़ा दिया है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इंडिया को कोई इंपैक्ट नहीं होगा। हमारा स्टॉक मार्केट भी इसको रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से हम जो है इस शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और किसी को ये फिक्र नहीं है कि हाँ ये टैरिफ जो है मच इंपैक्ट डालेगा इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कितना एक्सपोज्ड है हम लोग। तो अगर आप यूएस का अगर बिजनेस देखेंगे तो ऑलमोस्ट $825 बिलियन का एक्सपोर्ट बिजनेस होता है, उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड हैं, और उसमें यूएस जो सिंगल मार्केट है वो $64 बिलियन का मार्केट है इंडिया के लिए, है ना। और इस $64 बिलियन के अंदर आपके गुड्स भी आ गए और सर्विसेज भी आ गए, $64 बिलियन के अंदर। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे जीडीपी वाइज तो इंडिया का जो जीडीपी है उसका 1/5 ही एक्सपोज्ड है यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट को लेके। तो इसको कहना यह है कि अगर आप हमारे अदर एशियन पीएस जैसे वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, उसको अगर कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में आप जीडीपी का 1/5 मतलब कितना 20% का एक्सपोजर है इंडिया का, है ना। और हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अप्रोक्सीमेटली 695 मतलब लगभग $700 बिलियन का रिजर्व है, जिसको अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो 11 महीने का मर्चेंडाइज इंपोर्ट का हम लोग कवर कर सकते हैं उसमें बेसिकली। तो इसमें है हम एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारा जो पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज्यादा है कि सपोज जो कंजम्पशन, हमारी इकोनॉमी जो है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, जो कि इंडिया का टारगेट भी था, इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो इंडिया को प्रेफर करती हैं एज अ बिजनेस सेंटर की वो दे वांट टू ग्रैब दिस कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, वहां पे अपना माल बेचकर फायदा कमा सके। तो इंडिया बेसिकली हमारा डोमेस्टिक डिमांड ही इतना है कि इस टैरिफ का कोई ज्यादा असर नहीं करेगा। एक्सपोर्ट का जो मार्केट है वो हमारे लिए एक एडिशनल मार्केट है, मतलब खाली एडिशन की तरह काम करता है, इट पुट सम वैल्यू इन आवर पॉकेट नॉट मोर देन दैट। तो हमारा कोर इंपैक्ट नहीं करता है ये बेसिकली जो यूएस को एक्सपोर्ट है ना। तो हमारा डोमेस्टिक डिमांड ही इतना ज्यादा है कि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं इजिली। दूसरा आप ये देखेंगे कि दूसरी इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बेसिकली कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और बाकी एशियन पीयर्स देखें जैसे वियतनाम है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इनकी बेसिकली एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब इनको ज्यादातर माल बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है जो कि इनके जीडीपी का मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे वियतनाम है उसका एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी 86% है, मलेशिया का 71% कंट्रीब्यूट करता है, थाईलैंड का 70% करता है, वहीं पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश का भी अप्रोक्सीमेटली 80% के अप्रोक्सीमेटली जो वो मेनली अपैरल ही करता है, कपड़े ही करता है, लेकिन उसका भी 80% मार्केट जो है जीडीपी एक्सपोज्ड है बेसिकली एक्सपोर्ट पर। तो आप उसके कंपेरिजन में इंडिया को देखेंगे तो इंडिया का जीडीपी का 1/5 ही हम जो है एक्सपोज्ड है, उसमें भी गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड है। अच्छा, मैं गुड्स और सर्विसेज का नाम बार बार क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सर्विसेज सेगमेंट जो है वो बेसिकली इंपैक्ट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है टैरिफ से।
दूसरा हमारा मतलब वो उस पर टैरिफ तो लग रहा है लेकिन डायरेक्टली टैरिफ नहीं लग रहा है, इसलिए हमको बेसिकली एज ए क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारा फॉरेन रिजर्व जो है बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए मतलब पर्याप्त है। दूसरा हमारा कुछ सेगमेंट है जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये बेसिकली ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि उतना इंपैक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं इंपैक्ट होंगे? क्योंकि जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स बेसिकली क्या है कि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स खरीदते हैं, तो यहाँ पे ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब 2 साल 3 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे दवाइयों को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनके ऊपर तो कोई इंपैक्ट आना नहीं है, और उसमें थोड़ा बहुत भी प्राइस का नेगोशिएशन लोग करेंगे, लेकिन वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सप्लाई होती रहेगी मेडिसिन की, दवाइयों की, फार्मास्यूटिकल्स की, तो वो इंपैक्ट नहीं होगा। दूसरा स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिकली आप अगर देखेंगे कि ये बेसिकली सेगमेंट जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ये ऐसे कंपनीज हैं जो कि मेजर जॉब वर्क कराती हैं, और इनका मेजर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो या तो चाइना से है या इंडिया से है, और ये सप्लाई करती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये क्या है, ऐसी कंपनी है जो बेसिकली शॉक एब्जॉर्ब कर सकती हैं ये इसका टैरिफ का, और वो उसको पास होने तक, कस्टमर के पास पास ऑन होने तक टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सेगमेंट ऐसे हैं जो कि इंपैक्ट नहीं होंगे। जो मेजर अच्छा स्टील है, स्टील बेसिकली ऐसा सेगमेंट है जो इंपैक्ट नहीं, क्योंकि हमारा होम ग्रोन कंजम्पशन इतना ज्यादा है स्टील का, बहुत ही ज्यादा कंजम्पशन है स्टील का, होम ग्रोन कंजम्पशन हमारा। और ये बहुत सारे इसमें एग्जेम्पशन है, जैसे कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी है, यहाँ पे आप मतलब डंप नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट को, और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे इंटरनल कंजम्पशन की वजह से ये सेगमेंट, बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये बेसिकली सेफ रहेंगे। हमारे यहाँ जो हैम्पर होने वाले या जो इफेक्ट होने वाले सेगमेंट है वो बेसिकली टेक्सटाइल है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा, हम बहुत सारी स्कीम्स ऐसे जैसे पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का हमारा मैन्युफैक्चरिंग का या एक्सपोर्ट का डेटा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम पीएलआई लिंक्ड स्कीम चलाते हैं, गवर्नमेंट पीएलआई लिंक्ड स्कीम चलाती है, जिससे कंपनीज को एडिशनल बेनिफिट हो जाता है और उनको ये कॉस्ट एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलता है। तो ये सब रीजन थे जिसकी वजह से वी आर बेस्ट प्लेस्ड टू एब्जॉर्ब टैरिफ का जो एडिशनल टैरिफ लगने वाला है उसका प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए वी आर बेस्ट प्लेस। अच्छा, हर चीज अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं जो कि वाकई में हैम्पर होंगे, जैसे मेजर लेबर प्रोड्यूसिंग, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्टर, जैसे कि अपैरल है, कपड़े बनाने वाले या टेक्सटाइल बनाने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, एग्री फूड्स का काम करने वाले। वैसे ही हम ऑटो कंपोनेंट और जैसे लाइट इंजीनियरिंग मतलब ऐसी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो कि छोटे छोटे उसमें यूज होते हैं, पैचेस में यूज होते हैं, हम बेसिकली ये सेगमेंट जो लेबर इंटेंसिव सेगमेंट है वो ज्यादा हैम्पर होंगे। दूसरा, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जैसे कि आप अगर मैं अपैरल टेक्सटाइल की बात करूं तो टेक्सटाइल बेसिकली क्या है, बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और ये सीजनल मार्केट है, हर सीजन में इसका डिमांड जो है चेंज होता है, तो ये प्राइस भी इसका उसी हिसाब से इंपैक्ट करेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि 34 से 35 बिलियन डॉलर का आप जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन या यूएस की कंट्री में, तो ये हमारा पूरा हैम्पर होना है टैरिफ की वजह से। अच्छा, ये लेबर इंटेंसिव भी है, इसकी ये क्लस्टर्ड मतलब कि बहुत सारे लोकलाइज्ड प्रोडक्शन होता है, जैसे तिरुपुर हो गया, लुधियाना हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, यहाँ पे मेजर हब है मैन्युफैक्चरिंग का और कॉन्सेंट्रेटेड है मैन्युफैक्चर यहाँ पे। तो जब भी इसके ऊपर टैरिफ लगेगा या टैरिफ तो लगेगा, एडिशनल टैरिफ लगेगा, तो यहाँ पे लोगों के जॉब जाने के, कैपिटल लॉस या लोगों के जॉब जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, टेक्सटाइल इसलिए भी इंपैक्ट हो सकता है क्योंकि इसका जो है लोग बहुत स्टॉकिंग करते नहीं है, तो जो भी सप्लायर है या एक्सपोर्टर है अगर उसके पास स्टॉक रह जाता है और प्राइस चेंजेस हो जाते हैं तो उसको लिक्विडेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, इंडिया के लिए। अब आप ये देखिए कि 34 से 35 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है उसमें से 20 बिलियन डॉलर तो जो है खाली यूरोप, यूके और यूएस के अंदर जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग कितना हो गया, 70-72% का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है टेक्सटाइल का मार्केट का एक्सपोर्ट का यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन से आता है, और यहीं पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होना है। दूसरा, हमारा ज्वेलरी का सेगमेंट है, ये भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड और लेबर इंसेंटिव सेगमेंट है, और ये भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जरा सा भी प्राइस सेंसिटिविटी चेंज होने पे आप जो है आप देखेंगे कि डिमांड में कमी आ जाएगी। सूरत आप देखेंगे, सूरत ऐसी लेबर इंसेंटिव इतना ज्यादा है कि खाली सूरत में 12 लाख लोग करीब जो है इसको मतलब जो कटिंग और पॉलिशिंग और उससे रिलेटेड बिजनेस है उसमें इंप्लॉय है। तो सपोज कोई भी चेंज जाता है तो ये सेगमेंट हैवीली इंपैक्ट होगा। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं जिन पे टैरिफ लगने, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, स्टील हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब तो एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे, लेकिन मेजर जॉब प्रोड्यूसिंग सेगमेंट जैसे टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, ये आपका स्टॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और ये डायरेक्ट हैम्पर होंगे इन टैरिफ की वजह से। तो दोस्तों यही इंफॉर्मेशन था जो मैं आपसे कन्वे करना चाहता था। बाकी जो आगे देखेंगे क्या डेवलपमेंट होता है,
किस तरह से इम्पैक्ट होता है, कोई डील नेगोशिएशन इंडिया और यूएस के बीच में हो पाती है कि नहीं हो पाती है। फिलहाल तो जो टीम यूएस से आने वाली थी उसका विजिट कैंसिल हो चुका है और बातें ही हो रही हैं कि हाँ बातें चल रही हैं, अभी कुछ रिजल्ट तो निकला नहीं उसका। बट जैसा भी होगा, जो भी अपडेट आएगा फ्यूचर में, मैं आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।